नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हमारा टॉपिक चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज। इस टॉपिक पर हम अपना व्यूज रखेंगे और हम देखेंगे कि क्या हम मैग्नेटिज्म को जो है कैसे करंट और चार्ज के बेसिस पर, कैसे धारा और आवेश के बेसिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ पाते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इधर से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो हुआ क्या कि सबसे पहले ओर्स्टेड नामक एक प्राणी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखा क्या कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक धारावाही चालक को लिया और देखा कि यदि उसके पास में चुंबकीय सुई रखे, यदि उसके पास में चुंबकीय सुई मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, तो उसने क्या देखा? तो उसने देखा कि इस मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय सुई में कुछ डिफ्लेक्शन पाया जाता है। डिफ्लेक्शन मतलब ये सुई जो अपनी पहले स्थान पर थी, उसने अपना स्थान छोड़कर नई दिशा दिखाई। बात समझ रहे? यही अगर हमने देखा कि अच्छा, पहले इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, मतलब केवल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का कारण जो है कि मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज मतलब एक आवेश जो है, आवेश कैसा आवेश? वेग प्राप्त आवेश के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने देखा क्या, ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट बेसिक है किसी मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। तो इसका मतलब क्या आया? इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये समझ में आया कि कहीं पर भी, जहां पर भी धारावाही चालक है, वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमको मालूम है कि जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड को हम यहां पर डिनोट करेंगे बी से डिनोट करेंगे। इस प्रकार यहां हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई से हम जिसे डिनोट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम ई से डिनोट करते थे, हमने देखा यदि हम कोई आवेश Q उसके अंदर रख दें, यदि हम कोई आवेश Q उसके अंदर रख दें, तो उस पर लगने वाला बल F, उस पर लगने वाला जो बल F है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? तो जब हमने देखा कि कोई भी आवेश को किसी भी हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर जो बल लग रहा होता है वो बल E × Q, मतलब कि विद्युत क्षेत्र गुणे आवेश प्राप्त होता है। ये आवेश कैसा होना चाहिए? आवेश अगर चलता हुआ आवेश है तो भी कोई, गतिमान आवेश है तो भी कोई फर्क नहीं है, और स्थिर आवेश है तो भी कोई फर्क नहीं है। तो इससे हमने क्या पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र हर तरीके के बल पर, हर तरीके के आवेश पर कार्य करती है, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिमान हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं करता। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम कहें, जो बी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम देखते हैं कि आज हमारे लिए जो गतिमान चालक है, ये हम अगर इसके पास एक Q चार्ज रखें, इसके पास यदि एक Q चार्ज रखें, तो हम क्या देखते हैं बेटा? हम ये देखते हैं कि ये आवेश, अगर ये आवेश स्थिर है, ये गतिमान नहीं है, तो इस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त नहीं होगी। क्या देखते हैं कि यदि हम किसी चालक के पास, गतिमान चालक जिसमें धारावाही बह रही है, तो हम उसके पास यदि कोई आवेश रखा जाए और स्थिर है, तो उस पर कोई भी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड, उस पर कोई भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखने वाली बात है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एक धारावाही चालक I के पास यदि गतिमान आवेश V से गतिमान है आवेश, V गतिमान आवेश को रखें, तो हम क्या देखते हैं कि ये भी डिफ्लेक्शन दर्शाता है।
ये भी चुंबकीय सुई की तरह रिफ्लेक्शन दर्शाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर आवेश पर कार्य नहीं करेगी। लिखने वाली बात है, लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इन्फ्लुएंस स्टैटिक चार्ज। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो स्टैटिक चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो किस पर? इसीलिए इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का है। गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों? इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के चर्चा करने के बाद हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कुछ नियम भी हैं। चुंबकीय क्षेत्र के नियम बताइए बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र का सर्वप्रथम नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का सर्वप्रथम नियम सीधे हाथ का अंगूठे का नियम, या जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी के लैंग्वेज में कहें तो उंगली चलाने का नियम, उंगली चलाने का नियम। इसको मैक्सवेल का कॉर्क नियम भी कहते हैं। जिस प्रकार स्क्रू अंदर की ओर चलता है तो उसका रोटेशन जो है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप भाषण सुने कभी, तो वो उनकी आदत रही हमेशा इस तरह से। जिस प्रकार हाथ का टर्न जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, और उसके साथ जो उंगली है, जो हमारी तर्जनी है, वो करंट की दिशा को, वो धारा की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, यही राइट हैंड। अब इसके बाद है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। सीधे हाथ का अंगूठे का नियम क्या कहता है कि यदि माने यह एक चालक है, यदि माने कि यह मार्कर एक चालक है, तो उस मार्कर जो एक चालक है उसके लिए ये कर्ल, ये उंगलियां, बची हुई चारों उंगलियों का कर्ल उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा। बात समझ रहे बच्चों? बात समझ रहे बच्चों? इस नियम के बाद हमारा जो दूसरा नियम लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का सीधे हाथ का और उल्टे हाथ, दोनों हाथों के नियम जरा चर्चा करते हैं। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि उसमें तर्जनी, जो तर्जनी है वो मैग्नेटिक फील्ड को या चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल को दर्शाता है, और जो मध्यमा है, जो सेकेंड फिंगर है हमारी, वो सेकेंड फिंगर यहां पर प्रवाहित धारा को, उल्टे हाथ में प्रवाहित धारा, बच्चों नोट करने वाली बात है, उल्टे हाथ में प्रवाहित धारा को और सीधे हाथ में इंड्यूस्ड करंट, सीधे हाथ में इंड्यूस्ड करंट, दोनों को दर्शाना। दोनों अलग है, एक जनरेटर के लिए है, एक मोटर के लिए, एक मोटर के लिए है, एक जनरेटर के लिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आगे के चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो प्रेरित धारा, जो सीधे हाथ का नियम कहता है उसमें धारा प्रेरित है, और उल्टे हाथ के नियम में धारा प्रवाहित है। थोड़ा सा अंतर है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिख लेते हैं एक बात, लिख लेते हैं एक बार बच्चों। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड। बाएं हाथ का नियम और सीधे हाथ का नियम। ध्यान दें बच्चों, तो हमने क्या बताया, जो तर्जनी है, फर्स्ट फिंगर बताइए बच्चों, फर्स्ट फिंगर किसको डिनोट करती है? प्रथम फिंगर किसको डिनोट करती है? चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड।
दोनों ही रूल में। मध्यमा या अंगूठे को पहले लिख लेते बेटो, अंगूठा, अंगूठा यहां पर चुंबकीय बल को दर्शाता है, और मध्यमा, मध्यमा बच्चों, मध्यमा किसको दर्शाता है? सीधे हाथ के, उल्टे हाथ के नियम या बाएं हाथ के नियम में प्रवाहित धारा को, प्रवाहित धारा को दर्शाता है। यहां पर प्रेरित धारा को दर्शाता है, प्रेरित धारा को दर्शाता है, मतलब कि यहां पर इंड्यूस्ड करंट ले लेंगे हम, यहां पर फ्लोइंग करंट या हम जिसे वेलोसिटी ऑफ करंट भी बोलेंगे, दोनों ही बात एक ही है। ठीक है बच्चों, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र जिससे हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए थे बच्चों पिछले चैप्टर में, देखने वाली बात है कि जो चुंबकीय जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र बच्चों, विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है किसी भी प्रकार के आवेश से, चाहे गतिमान हो और चाहे ना हो। लेकिन ध्यान दें बच्चों, यहां पर जो आवेश है, यहां पर जो आवेश है, यदि वो गतिमान नहीं है तो हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा। यूनिट देख ले बच्चों, यूनिट क्या है चुंबकीय क्षेत्र की? यूनिट देख ले बच्चों, यूनिट हमें मालूम है, फ्लक्स की यूनिट क्या होता है? फ्लक्स की वेबर होती है। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी बच्चों? वेबर। और पिछले चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा कि फ्लक्स बराबर ई डॉट ए, ई डॉट ए पढ़ा आपने बच्चों। ई यहां पर क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। ए क्या होता था? क्षेत्रफल यानी एरिया। तो बेटा जरा ई जो, अब जब हम मैग्नेटिज्म में आ जाते हैं, जब हम चुंबकत्व में आ जाते हैं, तो यहाँ पर यू बी की जगह आ जाता है, यहाँ पर ई की जगह आ जाता है बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो हम देखें कि फ्लक्स बटे क्षेत्रफल बराबर बी हो जाएगा बच्चों। तो फ्लक्स की यूनिट क्या है बेटा? वेबर, और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, थोड़ा बच्चों ध्यान देना है, बायो नहीं है, ये बायोट है, BIOT, बायोट सेवर्ट लॉ। ध्यान दें बच्चों कि क्लास 12th का प्रथम चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स लॉ किसी भी चुंबकीय बल को दर्शा रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स को, यानी कि विद्युत बल को दर्शा रहा था। विद्युत बल की फॉर्मूला क्या था? विद्युत बल का फॉर्मूला था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। यहीं से बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र जो निकाला वो F बटे Q0 टेस्ट चार्ज ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। Q/R²। एक आवेश रह गया, दूसरा आवेश भी कट गया, इसलिए हमारे फॉर्मूला कुछ ऐसा बचा। ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें बच्चों कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये देखिए यहां पर 1/एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, यहां इसको लिख सकते हैं क्या? यहां लिख सकते हैं। और हमको मालूम है, हम आपसे पहले भी यही चर्चा कर चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता है, इसको विद्युतशीलता बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट हमारे लिए परमिएबिलिटी यानी कि चुंबकशीलता। हम क्या बोलते हैं बच्चों इसे? चुंबकशीलता। नॉट लगा दिया तो क्या दर्शा रहा है? नॉट निर्वात को दर्शा रहा है, फ्री स्पेस को दर्शा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि ये एप्सिलॉन नॉट हमारे लिए हो गया विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये हमारे लिए हो गई निर्वात की
चुंबकशीलता। अब चुंबकत्व जब पढ़ रहे हैं, चुंबक की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमें हमारे लिए यही वैल्यू जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर 1/ε0 की जगह हम रखेंगे मात्र म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हो जाएगा वो हमारे लिए हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 ध्यान रखना बच्चों, यहाँ हमारे लिए जो कांस्टेंट हो जाएगा वो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 रिलेट कर रहे हैं बच्चों, रिलेट कर पा रहे हैं? ध्यान देंगे फिर से, तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट अपना निकाल लिया म्यू नॉट अपॉन 4 ध्यान दें। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट का जो नियम है वो हम जैसे हमने पिछले कूलम्स लॉ के माध्यम से हमने विद्युत क्षेत्र निकाला, तो हम यहाँ पर बायोट सेवर्ट नियम के अनुसार हम किसी भी आवेश, किसी भी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना कोई आसान बात नहीं, कारण क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तार का स्ट्रक्चर एक सीधी लाइन की तरह हो, जरूरी हो सकता है ये एक सर्कुलर पाथ हो, ये एक सर्कुलर पथ हो, ये गोलीय पथ हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चों, ये एक रेक्टेंगुलर हो, ये एक स्क्वायर हो, ये तार एक ट्रायंगल भी हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चों। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर केवल एक छोटे से लेंथ के लिए, एक छोटी सी लेंथ डीएल के लिए, एक छोटी सी लेंथ डीएल के लिए, पूरी लेंथ एल है, उसका छोटा सा हिस्सा डीएल के लिए छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डीबी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, हम इस डीएल के लिए डीबी निकालने का प्रयास करेंगे। डीबी क्या है बच्चों, डीबी के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं जरा। डीबी हम क्या देखते हैं कि यदि हम किसी पॉइंट पी पर बैठे हो, हम किसी पॉइंट पी पर यहां पर इस डीएल के लिए यहां पर जिसकी दूरी यहां पी पॉइंट से आर है, आर एक हमने दूरी ऐसे मानी है कि इस पॉइंट से इस धारावाही चालक से पी की दूरी आर है, मतलब यहां जो लेंथ डीएल थी उसकी दूरी आर है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में बेटा डिनोट करना चाहें तो हमारे लिए हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 और आई डीएल, क्योंकि आई धारा बह रही है और डीएल में धारा बह रही है, क्रॉस प्रोडक्ट आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर, आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यूब। बेटा ध्यान दें, आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यूब। अब आप कहोगे बच्चा कि हमने तो पढ़ा है आर स्क्वायर होता है सर, आर स्क्वायर होता है सर, आप तो कह रहे हैं आर क्यूब, तो आर क्यूब ध्यान दें, ये बेटा ये सदिश रूप है उसका, ये बेटा सदिश रूप है। हम इसके बाद चर्चा करेंगे उसके अदिश रूप की भी, स्केलर प्रोडक्ट की भी। स्केलर प्रोडक्ट अभी आप देखेंगे कैसे जादू से ये आईडीएल आर वेक्टर बटे आर क्यूब आर स्क्वायर रह जाता है। देखिए जादू दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों कि डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 और हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करें तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जरा, आईडीएल बटे क्रॉस आर वेक्टर क्या होता है, लिख सकते हैं इसको आईडीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। बोल सकते हैं बच्चों, बोल सकते हैं बच्चों। देखिए लिखते हैं, इसी वैल्यू को रख के देखते हैं, तो डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 आईडीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू यहां पर वाला नहीं लगाएंगे, क्रॉस नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप समझेंगे कि फिर से सदिश तो नहीं कर दिया सर, तो इसलिए डॉट लगा रहे हैं बच्चों। देखिए आईडीएल डॉट आर डॉट साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब यहां से आर क्यूब से आर चला जाएगा, यहां बचेगा आर स्क्वायर कि नहीं। अब यहां पर डीबी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। है बच्चों जादू, बोलिए है जादू कि नहीं। क्या किया बच्चों, देखिए कि डीबी आपने जो आपकी जो एनसीईआरटी है और आपकी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आप क्या पाते हैं, आईडीएल कि वो अनुक्रमानुपाती है धारा के, जो चुंबकीय क्षेत्र है छोटा सा वो अनुक्रमानुपाती है लंबाई के डीएल के, और जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर ये कोण थीटा है हमारे लिए, ध्यान रखना है। ये डीएल आईडीएल और पी के मध्य बनने वाला कोण, ध्यान दें बच्चों, ये एंगल थीटा है हमारे लिए।
ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हर समय बदल सकती है, जरूरी नहीं है कि तार का शेप कैसा है, तार के शेप पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम उसकी ज्या लेते हैं, उसकी ज्या लेते हैं, मतलब कि उसका साइन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे लिए चुंबकीय छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dv है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है, जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dv है वो लेंथ के या लंबाई के अनुक्रमानुपाती, जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dv है वो जो कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती है, और जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dv है वो 1/दूर मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्हीं चारों लॉस को आप कंबाइन कर देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार का अदिश रूप में बायोट-सेवर्ट लॉ प्राप्त होता है। तो बच्चों अगला हमारा जो नियम है वो है एम्पियर का पर्वतीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बेटा, अभी आपने देखा जैसे बायोट-सेवर्ट लॉ का हम नियम पढ़ा, तो ऐसे ही एम्पियर ने अपना नियम दिया कि अगर हम कहें कि किसी भी एक धारावाही चालक में आई, जिसमें धारा आई बह रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए धारावाही चालक जिसका मान लेते हैं एक धारावाही चालक नहीं है, कईयों धाराएं हैं, कईयों धारावाही हैं, कईयों हमारे पास आई, खूब सारे हमारे पास आई है, तो हमने कहा कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो B हमें प्राप्त हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र हमें जो B प्राप्त हुआ, उसके साथ इस अगर उसका रेखीय समाकलन किया जाए, अगर हमें किसी भी धारावाही का रेखीय समाकलन किया जाए, दैट मीन्स B डॉट dl का रेखीय समाकलन कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा इट इज म्यू नॉट आई टाइम्स धारा के आई टाइम्स, मतलब धारा के म्यू नॉट टाइम्स धारा के चुंबकशीलता का गुणन अगर धारा में कराएं तो वो B डॉट dl के बराबर मिलेगा। मतलब कि यहाँ अगर धारा खूब सारी है तो हम इस धारा को समेट भी कर सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि B डॉट dl अगर रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखिए फिर से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करें तो हमें वो किसके बराबर मिलता है, वो चुंबकशीलता गुणे सारी धारा का योग। क्या बोलेंगे, रेखीय समाकलन करें किसका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर हमको क्या मिलता है, हम कहते हैं वो बराबर है म्यू नॉट टाइम्स इंटू आई। बच्चों बात समझ आई, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एम्पियर का परिपथीय नियम है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर ने कहा अगर कोई भी लेंथ हम लें, कोई भी वायर लें और उसके लिए हम B डॉट dl अगर उसका रेखीय समाकलन करें तो हमें क्या मिलेगा, रेखीय समाकलन। अब बच्चा कभी लोगों को रेखीय समाकलन करने में भी थोड़ी समस्या आती है, रेखीय समाकलन है क्या, तो क्या रहा बच्चा, देखो कि ये जो आई लिया था हमने, एक वायर लिया था हमने, dl उसके लिए जो छोटी सी लेंथ ली थी, यही छोटी सी लेंथ मिला के एक और लेंथ ले ली इसमें dl, 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 तो खूब सारी dl छोटी dl के लिए हमने अलग अलग छोटे चुंबकीय क्षेत्र निकाला कि नहीं। अच्छा, इस छोटे चुंबकीय क्षेत्र का हम समाकलन कर दें, इंटीग्रेट कर दें इसको, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें किसके साथ, B के साथ उसको इंटीग्रेट कर दें तो किसके बराबर हो जाएगी, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ध्यान रखना म्यू नॉट टाइम्स, अभी म्यू नॉट की वैल्यू क्या है बच्चा, अभी हमको पता है कि म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान होता है 10 की घात 7। ध्यान रखना बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। ध्यान रखिए बच्चों, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। जो धारा है, जो पूर्ण धारा है बच्चा, उसमें अगर हम चुंबकशीलता का गुणन करा देंगे तो हमको ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लॉरेंज बल यानी लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स को समझने के लिए हमने अभी तक ये क्या समझा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी आवेश को हम रखते हैं, यदि किसी
चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को रखते हैं, तो हम सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आवेश को गतिमान होना पड़ेगा। हमने कहा कि वो v की गति से गतिमान है, तो हम कहेंगे कि उस पर जो चुंबकीय बल B, चुंबकीय क्षेत्र B लग रहा है, तो चुंबकीय बल जिसे हम Fm से डिनोट करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा, QVB sin थीटा। क्या मान हो जाएगा बच्चों, उस बल का मान हो जाएगा QVB sin थीटा। ध्यान दें बच्चों, Fm का मान हो जाएगा QVB sin थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि Q और V गुण अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, किसका सदिश गुणन ले लें, B का एवं V का। तो हम जरा इसके लिए देखें बच्चों कि अगर हम कहें कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अंदर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर डायरेक्शन इसका हम ले लेते हैं, अगर इसकी दिशा हम अंदर की ओर ले लेते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमने अंदर की ओर ली, तो हम कहें यदि बच्चों कि देखिए कि बच्चों इस पर इस चुंबकीय क्षेत्र जो अंदर की ओर है, और अगर हम इसको पाम रूल से भी ले सकते हैं कि बच्चों अंदर की ओर लगने वाली चुंबकीय क्षेत्र पर अगर अंगूठा देखिए बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अंगूठा आवेश का वेग दर्शाए और अंदर की ओर यदि अंदर की ओर उंगलियों की दिशा अंदर की ओर हो और अंगूठे की दिशा वेग की ओर हो, तो जो पाम होता है उसकी दिशा इस पर लगने वाले बल को दर्शाएगी। बच्चों समझ में आ रहा है, मतलब कि बच्चों अगर अंदर की ओर उंगलियों से हम अंदर की ओर की दिशा दर्शा रहे हैं और वेग v जो कि जिसका डायरेक्शन v का डायरेक्शन हम अंगूठे से दर्शा रहे हैं, तो हथेली हमारी पाम जो है वो हमें किसका डायरेक्शन देगी, Fm, यानी कि चुंबकीय बल का मैग्नीट्यूड या परिमाण देगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए चुंबकीय बल हो गया। अब हम देखें बच्चों, हमें पता है कि Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल जो है हमारे लिए उसका मान क्या होता है बच्चों, QE होता है। हमें पता है Fe इज इक्वल टू QE, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों जो हमारे लिए टोटल बल है F नेट जिसे हम बोल सकते हैं, या F टोटल भी जिसे हम बोल सकते हैं, उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा Fe प्लस Fm, Fe प्लस Fm। तो यही बच्चों जो Fe प्लस Fm हम वैल्यू रखते हैं, F टोटल ही हमारे लिए F लॉरेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, F टोटल ही हमारे लिए F लॉरेंज बन जाएगा, जिसका मान हो जाएगा QE प्लस QVB sin थीटा। ठीक है बच्चों, यहां से Q कॉमन ले लें, E प्लस VB sin थीटा। कोई दिक्कत बच्चों, यही हमारे लिए F लॉरेंज या टोटल बल बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल वह टोटल बल है जो कि चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों के योग से प्राप्त होता है। दोनों के योग से प्राप्त होने वाला बल क्या बन जाता है हमारे लिए, लॉरेंज बल बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा मैग्नेटिज्म का आज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसके साथ ये वाले टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और वही आपका पुराने चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।